मेरा कसूर क्या है? चलो मुझे मार दे, मुझे फेंक दे, मेरा ज़रूरत नहीं है, मगर मेरे बच्चों का मुस्तकबिल हम चाहिए। हम रास्ते में चल रहे होते हैं तो हमारी नज़र वो कोने पे रहती है, क्यों? हमें पता है वहाँ पुलिस वाला होता है, तो हमें रोक के पहले बोलेगा लाओ NIC दिखाओ। तो हम लोगों को इतना तड़पा के हम लोगों को क्या फ़ायदा है? हमारा कसूर ही हम बंगाली, अल्लाह पाक ने हमारे को बंगाली बना, हमारी स्थिति का कसूर हम बंगाली है। बंगाली गाली नहीं है, बंगाली मुहिब वतन पाकिस्तानियों के नाम है। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। जन्नत में जाए, सुअर के बच्चे जन्नत में जाए। People have to play the game and I think it's a part of the game. We have to accept it in good way. जब हम बच्चे छोटे होते थे तो एक दूसरे को तंजिया सिखाया जाता था कि ये मुझे छेड़ रहा है, मुझे भूखा नंगा बंगाली कह रहा है। हम उन्हें कहते थे जी ये 2 फुटे क्या कर लेंगे, लेकिन अब देखें उन्होंने करके दिखा दिया। मुल्क टूट गया मगर सोच ना बदली। क्या आप जानते हैं कि कलकत्ता, ढाका और चट्टागोंग के बाद बंगालियों का चौथा बड़ा शहर कौन सा है? कराची। हैरान हो गए ना? करोड़ों के शहर में 30 लाख बंगाली रहते हैं। ये ना जिंदा हैं ना मुर्दा। मुर्दा इसलिए नहीं क्योंकि सांस लेते हैं, और जिंदा इसलिए नहीं क्योंकि इन्हें जिंदों में शुमार ही नहीं किया जाता। आप किसी बच्चे से कभी पूछें कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो कहेगा डॉक्टर, इंजीनियर, कोई पायलट या प्रोग्रामर। वैसे जो इस मुल्क के मुआशी हालात हैं उनमें तो शायद सरकारी मुलाजिम ही बनना चाहेंगे। लेकिन बंगालियों के लिए सवाल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बच्चे पाकिस्तानी ना बन सके तो और क्या बनेंगे। मैं आज कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश छोड़कर पाकिस्तान को अपनाया, आज तक उन्हें रियासत ने कबूल नहीं किया। क्यों? जो तहरीके पाकिस्तान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले थे, इस्लाम और पाकिस्तान के वफादार थे, वो अचानक गद्दार बन गए। क्यों? मशरकी पाकिस्तान तो छोड़ें, मगरिबी पाकिस्तान में भी बंगालियों से जिल्लत आमेज रवैया रखा गया। उन्हें तंज और मजाक का निशाना बनाया गया। लफ्ज बंगाली एक गाली बनकर रह गया। क्यों? ये बच्चे और जवान एक आजाद मुल्क में रहते हुए आज भी आजाद नहीं। क्यों? जवाब जानना चाहते हैं तो आइए चलते हैं कराची ही नहीं, मुल्क की सबसे बड़ी कच्ची आबादी मच्छर कॉलोनी। लेकिन उससे पहले रफ्तार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये सोनिया है, 7 साल की थी जब पहली बार यहाँ आई। उसी रोज सोनिया ने जिमनास्ट बनने का फैसला कर लिया। वो अपनी बहन अनवारा के साथ रोज यहाँ आती रही, और आज सोनिया नेशनल लेवल की जिमनास्ट है, सिंध वुमेन टीम का हिस्सा है। मगर वो क्या चीज है जो उसके पाँव की बेड़ी बनी हुई है, जो इंटरनेशनल मुकाबलों में उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट है? पहले यहाँ पे मतलब कि बॉयज करते थे ना, तो फिर मुझे भी करने का शौक हुआ। मतलब बाहर खेलती थी ना बाकी बच्चों के साथ, मुझे करने का शौक हुआ कि ये कैसे गुरंटी मारे बंदर की तरह ये। फिर मैं घर पे गई, घर जाके अब्बू को और अम्मी को बोला। अब्बू ने बोला नहीं ये बॉयज करते हैं, गर्ल्स नहीं करते। फिर मैंने बोला मुझे करना है। फिर अब्बू ने अम्मी को बोला कि जा इसको जाके लगवा देना। मेरे नाना उनके जो CNIC ना वो ब्लॉक हुए हैं, और मेरे नाना फोत भी हो गए, मतलब इस दुनिया में नहीं है अभी। तो इस वजह से अम्मी का नहीं बन रहा है, तो अम्मी की वजह से हमारे यहाँ पे भी मसले मसाइल आ रहे हैं। ये मसला सिर्फ सोनिया का नहीं, उस जैसी हजारों टैलेंटेड लड़कियां और लड़के बेफॉर्म और शनाख्ती कार्ड ना होने से अपना मुस्तकबिल डूबता देख रहे हैं। मैं जिम्नास्टिक करता हूँ इस वक्त स्पोर्ट पे। मैं कोई नेशनल लेवल पे भी खेलने जाऊंगा, मुझे वहाँ पर NIC चाहिए होता है। अच्छे से अच्छा कारोबार करने जाऊँ, वहाँ पर भी NIC चाहिए होता है कि इंसान 2 वक्त की रोटी खाना पीना खाए तो सुकून से खाए ना। गधे घोड़े की मेहनत करने जाऊंगा, वहाँ पर फिर वापस घर पे आऊँगा, कोई NIC नहीं। वापस में कोई अच्छा खासा अच्छा काम ढूंढूं तो भाई NIC नहीं है बच्चे का। और बात आ गई अगर आगे की मुस्तकबिल की, उसमें भी मुझे NIC चाहिए होता है, और बोलेगा कि NIC नहीं है तो फिर इसको गेट के बाहर करो। फॉल ऑफ ढाका से पहले बंगालियों को अजीब व गरीब नामों से बुलाया जाता था। जब वो गली मोहल्लों में रेहड़ियों पर मछली और छोटा मोटा सामान बेचा करते थे तो उन्हें मजाक में कहा जाता, बंगाली बाबू आया मुर्गी चुरा कर लाया। कोई कहता गली गली में शोर है, बंगाली बाबू चोर है। बांग्लादेश बनने के बाद हमने उन्हें एलियन का नाम दे दिया।
अब ये मार्स या जुपिटर से तो आए नहीं जो हम इन्हें एलियन कहें। जरा इमेजिन करें, आप एक ऐसे इलाके में रहते हो ना जहां ठीक से पढ़ सकें, ना नौकरी कर सकें और ना ही ढंग के अस्पताल में इलाज करा सकें। आप ना प्रॉपर कारोबार कर सकें और ना ही कोई प्रॉपर्टी खरीद सकें, ना तो ट्रैवल कर सकें और ना ही अपने साथ होने वाली ज्यादती की FIR कटवा सकें। सब छोड़ें, एक सिम तक ना खरीद सकें, तो आपको कैसा लगेगा? ये सोचकर जो आपका हाल है, ये लोग रोज इसी कैफियत से गुजरते हैं। पुलिस जो SHO है वो बाकायदा वहाँ पर हायर किया जाता है, वो उन थाने को खरीदते हैं वो कि भाई यहाँ बंगालियों की आबादी है तो जिसको पकड़ो वो कैश पैसे हैं, क्योंकि वो तो बेचारों के पास वो जबान भी नहीं है। और ये जिस तरह CNEC के इश्यूज खड़े हुए, उनके CNEC एक्सपायर है, बहुत से लोगों पे CNEC है नहीं, जो नादरा उनको इशू ही नहीं कर रहा है, तो उनको पकड़ पकड़ के वो पैसे लेते हैं। 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 50,000 दे दो। उनका CNEC होने के बावजूद भी उनको पकड़ के ले जाते हैं कि भाई तुम आ जाओ, बैठ जाओ। फैमिली में झगड़ा है, शादी का झगड़ा, वो तो पुलिस का काम नहीं है। वो बस पुलिस को कोई बहाना चाहिए और उनको उठा के ले जाते हैं और पूरी रात उनको अपने पास बिठाते हैं और 10-20,000, 50,000 जो माकूल रकम हो सकता है वो उनसे वसूल करते हैं, फिर उनको छोड़ते हैं। लेकिन ये हमेशा से इतने गैर अहम नहीं थे। क़याम पाकिस्तान के बाद बंगाली मिडिल क्लास KPT, सेक्रेटेरिएट और स्टेट बैंक जैसे सरकारी इदारों में एक्टिव नजर आई। कैपिटल और इकोनॉमिक हब होने की वजह से कराची के प्राइवेट सेक्टर में भी पढ़े लिखे बंगालियों की अच्छी खासी तादाद थी। ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट मशहूर बंगाली राइटर और मौलवी तमीजुद्दीन रोड कायदे आजम के मुस्लिम लीगी साथियों के नामों से जुड़ी है। ये वही बहादुर सियासतदान थे जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के असेंबली तहलील करने के फैसले को चैलेंज किया। आज तो हर तरफ शाह के मसाए भी दिखाई देते हैं। मशहूर बंगाली शायर काजी नजरुल इस्लाम पार्टीशन से पहले कराची आकर फारसी सीखते रहे। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम फिजिक्स में अपनी कामयाबी का क्रेडिट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बंगाली टीचर प्रोफेसर गंगूली को दिया करते थे। 50 और 60 की दहाइयों में कराची यूनिवर्सिटी के बंगाली डिपार्टमेंट से कई प्रोफेसर्स निकले, मगर आज ये एक मुख्तसर तरीन डिपार्टमेंट है। क्यों? इसलिए कि आज बंगाली जबान किसी इदारे और डिपार्टमेंट में तो दूर, घरों में भी कम ही बोली जाती है। शायद आप ये भी ना जानते हो कि 1940 में कराची के चिटागोंग कॉलोनी से बंगाली जबान में अखबार कौमी बंधन निकलता था, जो 71 में जब्त का बंधन टूटने पर खामोश हो गया। उस दौर में 10 से 20 हजार बंगाली पाकिस्तान में थे। फिर एक एक करके पढ़ी लिखी अक्सरियत बांग्लादेश चली गई। उनमें मशहूर सिंगर रोना लैला और सोनी धरती गाने वाली शहनाज बेगम भी शामिल है। वर्किंग क्लास बांग्लादेश से रोजगार की तलाश में कराची आती रही। वैसे कई खानदान अंग्रेजों के दौर में ही फिशिंग और ट्रेड के शोबे में मजदूरी के लिए यहाँ सेटल हो चुके थे। कई ऐसे भी थे जिन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत के जुर्म में बांग्लादेश से निकाल दिया गया। बेनजीर भुट्टो ने तो एक बार तैयारा भरकर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की कोशिश की, मगर खालदा जिया ने तैयारा जमीन पर उतरने न दिया। कराची में मेरी पैदाइश है, मेरी 3 बेटी है, वो 7-8 तक पढ़ती है। इसके बाद बोलता है बाप का कार्ड लिया, बाप का कार्ड है नहीं, छुट्टी हो गई, मैट्रिक तक पढ़ नहीं पा रहा। अभी कहीं नौकरी के लिए जाए बड़ी बड़ी कंपनियों में NRC मांगते हैं, कार्ड नहीं है, बोलता है बाहर जाओ। तो लोकल वोकल कंपनी है, उसमें हो जाता गुजारा। अभी जो स्पोर्ट की कंपनी है उधर कार्ड के अलावा जाने नहीं देती। अभी मेरी बच्ची की आंखों का मसला हो गया था, अस्पताल ले गया हूँ, बोलता कार्ड लिया, तो मेरे पास तो कार्ड है ही नहीं। फिर दूसरे बंदों को मैं ले गया, उन्होंने अपनी सिफारिश की है, फिर जाके उसका इलाज हुआ। कराची में बंगालियों की 105 कॉलोनीज हैं। इनमें सबसे मशहूर इब्राहिम हैदरी, मूसा कॉलोनी, जियाउल हक कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, लियारी और कोरंगी का बंगाली पाड़ा है। यहाँ पानी की किल्लत, क्राइम, घिचपिच और गंदगी समेत बहुत से मसाइल हैं। सबसे बढ़कर यहाँ आधी आबादी के पास शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। बस में सफर करता हूँ, बस में चढ़ता हूँ, पुलिस वाले रोते रास्ते में, भाई NRC दिखाओ, NRC है नहीं, उतार देते रास्ते से। फिर तलाशी लेना, फिर परस तरस करना, ये करना, फिर बिठा के रखता आधे घंटे रास्ते पे ही। फिर बड़े से हम बात कराते हैं कि भाई हम तो यहाँ के रहने वाले हैं। इस तरह का जो है ना पुलिस वाले भी तंग करते रास्तों पे। हम जिधर भी जाए परेशानी है, अब अपने रोजगार यहाँ करें या आप अपने रोजी कमाएं या हम NRC पीछे भागे। अभी हमारे यहाँ रोजियाँ लगा, हम यहाँ के इंचार्ज हूँ। अभी मेरे को नादर पे जाना है, लेकिन क्या करें, मजबूरी जाना है। निकाह को हमारे 25 साल यहाँ पे हो गए, उसको हमारे कोई ना निकाहनामा मानते हैं, ना पैदाइशी कार्ड मानते हैं, कोई चीज़ नहीं मानते हैं। वो जाते दूसरी बात, वो बात सुनते ही नहीं हमारे।
इस मुल्क में रातों रात 26वीं आईनी तरमीम तो पास कर ली जाती है, मगर 75 बरसों में भी सिटीजनशिप एक्ट में तरमीम का ख्याल नहीं आता। यही वो कानून है जिसकी वजह से बंगाली पाकिस्तान में रहते हुए भी रियासत को दिखाई नहीं दे रहे। अजीब बात है कि इसी कानून के तहत अगर कोई कश्मीरी यहाँ आ जाए तो वो पाकिस्तानी तस्वुर होगा और उसे शनाख्ती कार्ड भी मिल जाएगा। सिटीजनशिप एक्ट हमारा मौजूद है, उसमें एक डेडलाइन, एक तो उस डेडलाइन से पहले, एक उस डेडलाइन के बाद की बात। उस डेडलाइन से पहले जब एक्ट बना हमारा, तो वो जो लोग होंगे वो शहरी कहलाएंगे पाकिस्तान के, और वो शहरी होने की वजह से उनके आईडी कार्ड्स भी, अब अगर शहरी नहीं है, बाई बर्थ नहीं है, बाद में जो पैदा हुए उस डेडलाइन के बाद, उनको कौमी धारा में कैसे सिटीजनशिप के कानून के अंदर तब्दीली नहीं करेंगे तो उनके मसाइल हल नहीं हो सकते। उसके लिए यू नीड टू हैव अ consensus. Let's have a referendum in term of Article 48. कौम को देना, कौम क्या कहती है, कौम क्या चाहती है, सिक्योरिटी कंसर्न या सिक्योरिटी इश्यूज को डील किया जा सकता है। जब तक आपकी पार्लियामेंट नहीं चाहेगी, हुकूमत वक्त नहीं चाहेगी, ये मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन सिटीजनशिप एक्ट ये भी तो कहता है कि पाकिस्तानी सरजमीन पर पैदा होने वाला बच्चा पाकिस्तानी ही कहलाएगा। अगर सिर्फ इसी क्लॉज पर अमल कर लिया जाए तो हजारों बंगाली बच्चों का मुस्तकबिल बचाया जा सकता है। कानून को सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, हमें कोई री इन्वेंट नहीं करना व्हील, हमें कोई नई लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा सिटीजनशिप का कानून एज इट स्टैंड्स विदाउट एनी हिंड्रेंसेस इम्प्लीमेंट होता है तो इन सब बच्चों के पास आज पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। बिकॉज बर्थ राइट सिटीजनशिप, ये बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, इनके वालिदैन भी इन मोस्ट केसेस यहीं पैदा हुए हैं, ये 3rd-4th जनरेशन है, तो इनके हुकूक तो बहुत क्लियरली स्टेटेड हैं हमारे सिटीजनशिप लॉज में। आइन का आर्टिकल 25A 5 से 16 उम्र के तमाम बच्चों को मुफ्त तालीम की जमानत देता है, लेकिन आइन का हलफ उठाने वाली हुकूमत ये जमानत नहीं देती। बंगालियों के बच्चे चाहे कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, तालीम और रोजगार के दरवाजे उन पर बंद ही रहते हैं। ऐसे में ये चोर, डकैत और नशे नहीं तो और क्या बनेंगे। तालीम आपको नहीं मिल सकती, नौकरी आप नहीं कर सकते, घर आप नहीं खरीद सकते, सिम कार्ड आप नहीं ले सकते और मुख्तलिफ जो मसाइल इसके साथ आते हैं। तो इसकी वजह से जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल मार्जिनलाइज होकर रह गई है, बिकॉज जो बच्चे हैं इनको किसी किस्म के मौके नहीं मिलते हैं प्रोग्रेस करने के, इसलिए कि आप एक्टिवली ये कहते हैं कि जी आपके पास तो ये हुकूक है ही नहीं, तो आप किस चीज़ के लिए फिर लड़ें। तो इसका इम्पैक्ट इनकी आपकी मेंटल हेल्थ पे होता है। हमारी कम्युनिटीज़ में ड्रग एडिक्शन के केसेस बढ़े हैं। हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो बेबस हो जाते हैं और उनके पास जो है होपलेसनेस का काफ़ी सिचुएशन आती है। जितने बंगाली बरादरियों में सबसे ज़्यादा जो नशाई बन रहा है इस वक्त, वजह कि उनके पास जॉब नहीं है। वो फारिग आदमी एक जगह पे 5 आदमी बैठता है और नशा करना शुरू करता है, और इसके जो जरासीम है ना, सिर्फ बंगालियों आबादियों तक महदूद नहीं रहेगी, ये पूरी पाकिस्तान में फैलेंगे। कोई ये समझता है ना कि मैं डिफेंस में रहता हूँ, मेरा बच्चा सेफ है, ये उसकी सोच गलत है। जिया दौर में बांग्लादेश सेल कायम हुआ, फिर तो स्पेशल ब्रांच वाले जब चाहते बंगालियों को पकड़ कर ले जाते थे, उन्हें FIR काट कर जेल में डाल दिया जाता। जरा सुनिए कि FIR में झूठ कैसे धड़ल्ले से लिखा जाता था। पहले बंगाली नौजवानों को सदर, पेशावर गेट या कराची के मुख्तलिफ एरिया से उठाया जाता और फिर ये लिखा जाता कि ये तो अभी अभी बॉर्डर से आया था, रेल से उतरा ही था कि उसकी गठरी देखकर शक पर गिरफ्तार कर लिया। खैर, ये सब बातें तो मार्शल्लाह का तोहफा थी, लेकिन जमहूरी हुकूमतें भी कोई कारनामा अंजाम न दे पाई। 1996 में FC के सरबराह अफजाल अली शिगरी ने तो बांग्लादेश से आने वालों को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे डाला। जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान ने बंगालियों को शनाख्ती कार्ड देने का ऐलान तो किया, मगर अमली तौर पर कुछ ना हुआ। मुशर्रफ ने आकर नेशनल एरियन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नारा बनाई। सोच ये थी कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन नारा ने सारा जोर बंगालियों पर लगा दिया। उन्हें गैर मुल्की बनाकर जबरदस्ती रजिस्टर्ड करने लगे। जो ना माना उसे तशद्दुद, हैरेसमेंट और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। जिन बंगालियों के शनाख्ती कार्ड बन चुके थे वो भी ब्लॉक हो गए। 2015 में नारा नादरा में मर्ज हो गया, लेकिन मसला फिर भी हल ना हुआ। 2006 में मुझे जबरदस्ती पकड़ के अफगानी का कार्ड बनाया उन लोगों ने, मार, ये सबूत है मेरा पास। जब पकड़ के जब गाड़ी में मैंने डाला मुझे, तो उस टाइम मेरा यहाँ पे निशानी अभी तक मैं रखा हुआ है, इसको ये निशानी है। उस टाइम गाड़ी की साइड में लाग के मेरा यहाँ से
फ़ोन पे हुआ नीला शार्ट है मेरा, वो अभी तक मैं सबूत रखा हुआ है। ज़बरदस्ती बनाया, मैं नाम भी नहीं यही है, साथ ही 10-12 बंदा को पकड़ा, उन लोग ने मुझे नाम बताया, जेब में फ़ोटो था, वो लगा के मुझे बोला ज़बरदस्ती अंगूठा लगाया मेरा। वो कहता था मैं FIR वाला है, उसका नाम याद है हनीफ, हनीफ नाम का एक ये नालाघाट का जो एक बंदा है, उसका पूरा ग्रुप थे, 10-12 बंदा था और 27-28 आदमी को पकड़ा हुआ हम लोगों ने। आपको पता है ये नारा कैसे बना? मुशर्रफ के टाइम पे हमारे लोगों को रोड से उठा के, घर से उठा के पुलिस महकमा ले जाके उधर थम लगा के उसको नारा कार्ड बना के थमा देता। इसलिए वो कह रहा था जब तक तुम्हारा नारा कार्ड नहीं बनेगा तब तक आप नौकरी नहीं कर सकते हो, आप काम नहीं कर सकते हो। तो जिस लोगों ने मजबूर है अपने पेट पालने के लिए, किसी ने बना लिया, उसने इसके मतलब नहीं समझा, अब उनको महसूस हो रहा है कि देखिए जिसके पास ऑलरेडी पाकिस्तानी नेशनलिटी है, NIC है, उसको कैसे फिर नॉन पाकिस्तानी बना सकते हैं बताइए? पहले तो है ना, तो उसका नारा कार्ड कैसे बनता है? इस वक्त भी कम से कम 2 से 3 लाख कार्ड नारा कार्ड में फंसा हुआ। मगर एक घर में अगर उसका 10 अवरद है, अगर एक का नारा कार्ड है तो 10 का कार्ड प्रोसेस नहीं होता है। कराची फिश हार्बर में 70% वर्कफोर्स बंगाली बिरादरी की है। मछली पकड़ने से लेकर मछली बेचने तक छोटे बड़े व्यापारी, लॉन्च ओनर सब बंगाली हैं, मगर यहां भी वो बराबर के शहरी नहीं। आज तक फिश हार्बर एसोसिएशन की मेंबरशिप किसी बंगाली को नहीं मिली। चंद साल पहले चेयरमैन हाफिज अब्दुल बर ने बंगालियों को मेंबरशिप देने की एक कोशिश जरूर की, मगर वो नाकाम रहे। सिंधी, बलोच और कच्ची, इनको ये हजम नहीं हुआ। ये इन्होंने क्या किया, ये चले गए हाईकोर्ट कि हाफिज अब्दुल बर साहब ये क्या कर रहे हैं, क्यों कंप्यूटराइज किया जा रहा है इसको? हमारे बाप दादाओं ने बनाया था 1965 के बाद कराची फिश हार्बर को। तो जब से जो मेंबरशिप चली आ रही है, पुराना कार्ड, जिस तरह पुराना शनाख्ती कार्ड होता था, इस तरीके से ये भी। हाफिज अब्दुल बर ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कोर्ट के अंदर कि भाई पाकिस्तान से पुराना शनाख्ती कार्ड ख़त्म हो गया, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड है, लिहाजा माहिगिरों को भी अगर कंप्यूटराइज किया जाए तो उसमें तमाम बरादरी को जो हम शामिल कर सकते हैं। आने वाले इलेक्शन में 3 साल के बाद इलेक्शन होता है फिशरी में, माहिगिरों का इलेक्शन, उसके तहत डायरेक्टर बनते हैं, वो उसमें हम बंगालियों को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक वो खेत चल रहा है। शायद यहाँ भी वही डर था कि कहीं बंगाली 166 सीटें ही ना ले जाएं। शनाख्त न होने के बावजूद यह कौम पाकिस्तानी मईशत में अपना रोल प्ले कर रही है। फिशरीज ही नहीं, गारमेंट्स, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, टाइल मेकिंग और स्कूल बैग्स बनाने में भी बंगालियों का बड़ा हाथ है। कोई सब्सिडी नहीं दे रहा है किसी को, ठीक है ना। हमारी बिजली का बिल आप देखिए, हमारी फैक्ट्री का 2-2 करोड़ रुपए बिजली का बिल आता है। हमें गवर्नमेंट क्या सब्सिडी दिया? कोई फैसिलिटी नहीं है। हम तो टैक्स दे रहे हैं, हम तो पाकिस्तान को लाके डॉलर दे रहे हैं। भाई पाकिस्तान को तरीके करो, मगर हमारी फिश इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का भी हमें कोई फैसिलिटी, कोई सब्सिडी नहीं है। आप जानते होंगे कि नादरा में डेटा एंट्री के बाद सीनियर ब्यूरोक्रेट्स या डिप्टी कमिश्नर की तस्दीक जरूरी होती है। बंगालियों को इस काम में कई साल लग जाते हैं। असल मसला यह है कि बंगालियों की अक्सरियत पढ़ी लिखी नहीं। ये बेचारे अक्सर फॉर्म्स भी बगैर पढ़े साइन कर देते हैं। अगर ये फॉर्म और एजेंट 2 नंबर हों तो इन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ता है। मच्छर कॉलोनी के मिडिल मैन इस सिचुएशन का भरपूर फायदा उठाते हैं, उनसे रिश्वत लेते हैं और फिर यही जाली काम बंगालियों के गले पड़ जाता है। हमारा जो जब छोटा लगता बाप माँ मर गया तो उस टाइम मेरे को बाप माँ का कोई कार्ड नहीं था। तो जैसे ये जो ना हम शादी के बाद जो ना कार्डमैन बनाया, हमारा 2 पासपोर्ट भी है। इसके बाद हम एक दफ़ा तो उसमें वो नगर में जाया था, उस टाइम मेरे को पकड़ के ले गया, 1 महीना जेल में काट के आया। तो अभी कार्ड को जो ना ब्लैक कर दिया। 3 बेटी 1 बेटा है। तो वो दो थोड़ा हमारा वो पड़ोस का जो स्कूल है ना, हमारा मुसलमान स्कूल है, तो वो थोड़ा से बात करके जो ना आगे कर दिया। वो मेरा बेटी 3 इंटर कर दिया, मेरा बेटा जो ना थोड़ा मसला चल गया, अब इंटर नहीं किया तो मेट्रिक का नहीं दिया था। आपको कोविड दौर तो याद है ना, जब हुकूमत ने तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ्री वैक्सीन का ऐलान किया था। लेकिन आप हैरान होंगे कि कराची के बंगाली यहाँ भी वैक्सीनेशन से महरूम रहे। कोविड वैक्सीन के लिए हम लोगों ने भी बहुत उस वक्त एडवोकेसी की
और तकरीबन 1.5 साल के बाद हुकूमत ने ऐलान किया कि विदाउट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आप कोविड वैक्सीन लगा सकते हैं। उसमें अगेन एक्सेसिबिलिटी का मसला था, बिकॉज जो कोविड वैक्सीन आइडेंटिटी के बगैर लगवाने की जगहें थीं वो यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव पे, जैसे एक्सपो सेंटर पे लग रहा था और कुछ केसेस में जिन्ना हॉस्पिटल में लग रहे थे। तो वैसे भी वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत थी, तो हमने ये देखा कि लोगों ने नहीं वो एक्सेस किया ज़्यादा। इनकी तादाद लाखों में है मगर कोई सियासी नुमाइंदगी नहीं। बंगालियों की बस्तियों में जाएं तो आपको हर सियासी जमात का बैनर देखने को मिलेगा। आधे लोगों से वोट तो मांगे जाते हैं लेकिन बदले में सिर्फ उन्हें वादों पर तरखा दिया जाता है। पाकिस्तान को बना 77 साल हुआ है, तब से हम लोगों ने तमाम सियासी जमात को आजमाया है। ये सिर्फ यहाँ तक आता है, उसके बाद जब इलेक्शन आती है तो सब बंगाली पाकिस्तानी नेशनली है। वोट लेने के लिए उनके घर पे आ जाता है, उनके इलाके में आ जाता है, ये मसला हल कर दूंगा, वो मसला हल कर दूंगा। उनकी वोट से MP, MNA, मिनिस्टर बनता है, वज़ीर आज़म बनता है, उस टाइम वो पाकिस्तानी होता है। उसके बाद वो जब सीट में बैठ जाता है उनको यह याद नहीं रखता है, उस टाइम वो नल पाकिस्तानियों को कह देते हैं कि पाकिस्तान का सियासतदानों ने हमें कभी अपना नहीं समझा। अफगान महाजरीन और बंगालियों में एक बुनियादी फ़र्क है। अफगानियों को हुकूमती मुआहदे के तहत पनाह दी गई थी, उस मुआहदे के तहत उन्हें वापस भी भेजा जा सकता है और चंद माह पहले ऐसा हुआ भी। मगर बंगालियों का मसला कुछ और है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का ऐसा कोई मुआहदा नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पास बांग्लादेश का कोई शनाख्ती कार्ड है और ना कोई डॉक्यूमेंट। अब ना तो ये पाकिस्तानी है और ना ही बांग्लादेशी। ये लाखों खानदान जाएं तो जाएं कहाँ? मेरे बच्चे काम नहीं कर पाते, सही है, फैक्ट्री में जाता है तो इन लोग को निकाल देते, कहते NIC लेके आओ। अब जब मेरे NIC नहीं बनेगा तो मेरे बच्चों का कैसे बनेगा? मेरी बच्चे स्कूल जाती है, कहती है B Farm लेके आओ। अब मेरा नहीं बनेगा तो मैं कैसे B Farm बनाऊंगी? अब बच्चों की मुस्तकबिल के लिए तो मुझे चाहिए ना। नादरा जा के मेरा चप्पल घिस गई, अब मैं क्या करूँ? वो कहते अपना शौहर को लेके आओ। अब वो जब दुनिया में नहीं है तो उसको कहाँ से मैं लाऊं? इतना दुख होता है ना मुझे, आपको क्या बताऊँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी वालिदैन को, जख्मी वालिदैन को उस वक्त 71 के वक्त वहाँ पे छोड़कर आए, क्योंकि अगर वो उनको बचाने जाते तो उनका पूरा ख़ानदान, उनकी बीवी बच्चे सबको मार दिया जाता। वो चुप चुपा के पाकिस्तान पे आए और पूरी ज़िंदगी फिर उस सरजमीन को देख नहीं सके। इस दर्द और इस तकलीफ़ के साथ पाकिस्तान को वेलकम कहते हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए ये लोग आए। आप इस इश्क को कहाँ पे लेकर जा रहे? कौन से डॉक्यूमेंट्स पे इस इश्क को तोलेंगे आप? इससे अच्छा यार हमें कहीं एक कोने पे लेके जाओ, सबको जमा करो, एक बम बांध के हमारे ऊपर फेंक दो। ताल्लुकात के बरज़ख में ही रखा मुझको, वो मेरे हक में ना था और खिलाफ भी ना हुआ। बड़ा तकलीफ दे होता है ये इंतजार इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। इन बुजुर्ग को देखिए, इनकी उम्र शनाख्त के पीछे भागते हुए गुजर गई। जो अपना सब कुछ खोकर पाकिस्तान आए थे, यहां भी कुछ ना पा सके। ऐसे हजारों बुजुर्गों की यही कहानी है, जो रियासत से अपने लिए कुछ नहीं चाहते मगर अब अपने बच्चों के लिए शनाख्त मांगते हैं। वो चाहते हैं कि जो धक्के उन्होंने खाए कम से कम उनके बच्चे तो महफूज रहें। और ये नन्हे बच्चे, ये तो अभी शनाख्त का मतलब भी नहीं जानते, लेकिन जब स्कूल जाने के काबिल होंगे तो उनसे 1970 के कागजात मांगे जाएंगे। कहां से लाएंगे ये पेपर्स? तालीम हासिल करने दो, अभी भी इस कौम में मालूम पैदा होगा। ये बता दूं आपको, मैं इस कौम में मालूम पैदा होगा। इस कौम में शेर बंगाल एक फजलुल हक पैदा होगा। इस कौम में ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, ख्वाजा खैरुद्दीन पैदा होगा। इस कौम में मोहम्मद अली बोगरा, मोहम्मद अली चौधरी पैदा होगा। तालीम तो हासिल करने दो। इस मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करेंगे अगर बंगालियों को फैसिलिटीज दिया जाए। इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरा गेम का लेवल बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। मैं ये गेम देखता हूँ, स्पोर्ट देखता हूँ, मेरा दिल में खुशी होता है कि भाई एक दूसरे मुल्क के बहुत सारे मुल्क यहाँ पर खेल रहे हैं। पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, मेरा हक है इस मुल्क पे, मेरा मुल्क है, मुझे हक देना चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं NIC मुझे क्यों नहीं दे रहे। मुझे स्पोर्ट खेलना होता है, आगे मुझे मुस्तकबिल बनाना है, मेरे घर वालों को मुस्तकबिल बनाना है, मेरे पीछे जो आएंगे आने वाले नस्ल है उनके लिए मुस्तकबिल बनाना है मुझे। मेरे अपने आप को सोचता हूँ और बच्चे के बारे में सोचता हूँ। और पहली बात तो ये यहाँ पर इस पूरे मुल्क के बारे में हम लोग सोच के भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन हमें NIC नहीं दिया जा रहा। क्या हम नेशनल लेवल में जब जाएंगे ना एक मरतबा, कम से कम मुझे भी तो अपने मुल्क का झंडा लहराना है ना दूसरे मुल्कों में। मैं यहाँ पे जिम्नास्टिक कर रही हूँ, तो फिर मैंने स्कूल लेवल खेला है, नेशनल खेला है, फिर सब इंशाल्लाह अगर मेरा पासपोर्ट बन गया तो फिर मैं इंटरनेशनल भी आराम से खेल सकती हूँ। ये पढ़ना चाहते हैं, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये बस शनाख्ती तो मांग रहे हैं,
जिसके लिए ये आग का दरिया उबूर करके पाकिस्तान पहुंचे थे। ये लाखों बंगाली इसी मुल्क के शहरी हैं। एलियन कहें या सिक्योरिटी थ्रेट, इन्हें जो चाहें पुकारें, पर आप इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कोई और ठिकाना भी नहीं। इन्हें कबूल कीजिए, इनके लिए कानून आसान कीजिए। ये मुर्दा नहीं है, बस इन्हें जीने का हक दे दीजिए।